हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछले इन्वायरमेंट की क्लास में हमने आपको बताया था प्रॉपर ढंग से एक विशेष इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में जिसका नाम था अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का ही हिस्सा है, जिसका नाम है पुअर्टी, गरीबी। तो आज हम जानेंगे कि गरीबी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, साथ ही साथ गरीबी के क्या क्या कारण होते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ता है समाज पे, साथ ही साथ गवर्नमेंट पे या हमारे देश पे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी रेमेडीज क्या क्या है, इसके उपाय क्या क्या है, कैसे हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, या गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है गरीबी के बारे में, गरीबी को दूर करने के बारे में। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि गरीबी क्या होती है। देखिए, गरीबी के बारे में अगर हम बात करें तो आप समाज में रहते हैं, जाने अनजाने में कई बार इस शब्द को सुना हो कि गरीबी या ये व्यक्ति बहुत गरीब है। तो देखिए, गरीबी के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं पूर्ति में क्या होता है, अक्षम होता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, जिसे कहते हैं बेसिक नीड्स। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें बेसिक नीड्स क्या होता है, तो आपने जनरली सुना होगा कि एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए, मैस्लो की हेरेंची नीड्स थ्योरी की बात करें, उसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए बेसिक नीड्स की जरूरत पड़ती है, तभी वो कार्य करता है। और उस बेसिक नीड्स में क्या आता है? रोटी, कपड़ा, मकान। तो कम से कम इतने की तो पैसे होने चाहिए व्यक्ति के पास जो आसानी से 2 वक्त का भोजन कर सके, अपने शरीर पे कैसे करके कपड़े धारण कर सके, उसके पास एक रहने के लिए मकान भी हो, उसके सर पे कहीं ना कहीं छत भी हो। तो ये चीजें बेसिक नीड्स में आती है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी इन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता, उसे हम क्या मानते हैं? गरीब मानते हैं। उसी को हम बोलते हैं गरीबी। ऐसी जो सिचुएशन होती है, ऐसी जो स्थिति बनती है, इसे हम क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। तो देखिए, अगर पुअर्टी की बात करें, गरीबी की बात करें, तो गरीबी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका निरपेक्ष गरीबी, दूसरी होती है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष का मतलब होता है एब्सोल्यूट और सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव। अगर हम बात करें निरपेक्ष गरीबी, तो जैसे जो मीनिंग हमने अभी भी आपको बताई, ये आपकी निरपेक्ष गरीबी को ही प्रदर्शित करती है। भारत सरकार के द्वारा या विभिन्न देश की सरकारों के द्वारा एक पुअर्टी लाइन बनाई जाती है, एक गरीबी रेखा बनाई जाती है। उसके नीचे जो लोग जीवन यापन करते हैं उन्हें हम क्या मानते हैं? गरीब मानते हैं। एक इसका है निरपेक्ष का ही अर्थ है या निरपेक्ष की ही मीनिंग है। और दूसरी तरफ अगर हम सापेक्ष गरीबी की बात करें, तो सापेक्ष गरीबी क्या होती है कि जब हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी देश का आपस में तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकालते हैं कि किसकी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी है और किसकी खराब है, उसके आधार पर जो हम बताते हैं, ये कौन सी गरीबी होती है? सापेक्ष। जैसे आपके सामने कुछ देश की बात करें, देश के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे क्या है? वहां पे अगर हम बात करें चीन, एग्जाम्पल रूप में अगर हम रखिए, पहले नंबर पे हम इंडिया को ले लेते हैं, उसके बाद यूएसए ले लेते हैं, यहाँ पे चाइना को भी रखते हैं, चाइना के साथ पाकिस्तान। तो अगर हम कंपेरिजन करें यूएसए और चाइना की, हम ये कह सकते हैं कि चीन जो है वो अमेरिका से क्या है? गरीब है। देखिए, यहाँ पे इंडिविजुअल हम चीन की बात नहीं कर रहे, हम कंपेरिजन कर रहे हैं किससे? यूएसए से। तो निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करें, इससे कहीं ना कहीं क्या है? चाइना आर्थिक रूप से कमजोर है। तो यहाँ पे जो गरीबी दिख रही है चाइना की, ये कौन सी गरीबी है? सापेक्ष गरीबी। अगर हम भारत की तुलना पाकिस्तान से करें तो बताने की जरूरत नहीं कि कौन सा गरीब देश है, आपको बिल्कुल समझ सकते हैं कि पाकिस्तान भारत की अपेक्षा क्या है? गरीब है। लेकिन यही कंपेरिजन हम इंडिया और चाइना के बीच में करें, भारत और चाइना के बीच में, तो फिर चाइना अमीर नजर आता है और भारत क्या? अमीर, गरीब नजर आता है।
तो इस तरीके से जैसे हमने बताया कि राम मोहन से गरीब है, तो ये कौन सी गरीबी मानी जाती है? ये सापेक्ष गरीबी होती है, जहां हम एक दूसरे को रिलेट करके देखते हैं कि किसकी कंडीशंस अच्छी है। क्लियर है? तो हमने आपको गरीबी की मुख्यतः दो प्रकार बताए, पहला क्या होता है? निरपेक्ष, दूसरा सापेक्ष। अब आगे बढ़ते हैं, और जैसा हमने बताया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन यही होते हैं कि जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम उनके आपसे कारण ही पूछे जाएंगे और निवारण। तो आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे और जानते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। देखिए, गरीबी के कारण के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ढेर सारे कारण हैं। हम स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से मुख्य कारण हैं। जैसा पहले हम बात करें कि हमारा देश मैक्सिमम एग्रीकल्चर पर डिपेंड होता है, और जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की कंडीशंस है वो बहुत ही ज्यादा बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का पिछड़ापन। देखिए, कृषि का जो पिछड़ापन है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की गरीबी के लिए जिम्मेदार है। दुनिया के अन्य देश भी खेती करते, जैसे चाइना की बात करें, और चाइना की स्थिति बाहर से लगातार सुधर रही, बाहर से ज्यादा सुदृढ़ हो रही है। रीजन क्या है कि वहां की जो खेती होती है वो अत्याधुनिक तरीके से होती है। अत्याधुनिक तरीके से मतलब क्या है यहाँ पे कि वहां पे जो फसलें बोई जाती हैं उसको प्रॉपर ढंग से कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए उस पर कंटिन्यू वर्क किया जाता है। उसके लिए सतत रूप से प्रयास किया जाता है, जिससे कम से कम भूमि पे कुछ ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं। और अपेक्षाकृत हमारे यहाँ बात करें तो उनके औसत उत्पादन से हमेशा हमारे औसत उत्पादन मैक्सिमम क्या रहते हैं? कम रहते हैं। चूंकि हमारे कृषि क्षेत्र की बात करें तो हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो काफी पिछड़ा हुआ है। अगर हम सिंपल से एग्जांपल की बात करें, हमारे यहाँ जो फसलें बोई जाती हैं, जैसे गेहूं की फसलें हैं, चावल की फसलें हैं, इसी के साथ साथ मटर की बात करें, सरसों की बात करें, ये सब भी खेती होती है। तो जो मटर या सरसों की खेती की हम बात करें तो मटर या सरसों की खेती के साथ कुछ और भी खेती की जा सकती है उसी प्रॉपर जमीन पर। जैसे कई आयुर्वेदिक संस्थान हमारे यहाँ चलते हैं, तो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां होती हैं उसकी बुआई मटर की खेती के साथ हो सकती है, आपकी कहीं ना कहीं सरसों की खेती के साथ भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशंस में आपकी मटर का प्रोडक्शन प्रभावित नहीं होगा, और साथ ही साथ जो आप इन सब चीजों की खेती कर रहे हैं, जो जड़ी बूटियां हम बता रहे हैं, उसको आप कहीं ना कहीं बेच सकते हैं आसानी से मार्केट में ले जाकर के, उससे आप कैश आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, आपकी मटर की फसल भी तैयार हो जाएगी। तो एक नई सोच की जरूरत है। नई नई टेक्नोलॉजी तो आ रही है, लेकिन एक टेक्नोलॉजीज का जो सदुपयोग है हर एक किसान तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण हमारे देश में किसानों की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, ये आपको पता भी है कि बताने लायक नहीं है। लगातार किसानों की इनकम बढ़ने की बजाय घटी रहे हैं। सरकार निरंतर इस दिशा में प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें बहुत ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाई, जिसके कारण आज भी हमारे किसान क्या है? गरीब है। तो गरीबी के मुख्य कारण ये भी है। इसके साथ साथ बात करें, इंक्रीज द पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि। अगर जनसंख्या वृद्धि की बात करें, ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार। हमारे देश में लगातार तेजी से जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। संसाधन तो बढ़ने वाले नहीं है, संसाधन लिमिटेड है, और उसके उपयोग करने वालों की जो संख्या अगर लगातार बढ़ेगी तो निश्चित रूप से देश में गरीबी आना तय है। कहीं ना कहीं देश गरीबी की दिशा में जाएगा। तो बढ़ती जनसंख्या भी क्या होती है? कहीं ना कहीं गरीबी का एक मुख्य कारण ये भी है। बढ़ती जनसंख्या के कारण हमने जैसे बताया कल की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से लोगों की इनकम घटेगी,
और फाइनली क्या होगा, नेशनल इनकम घटेगी, जिससे हमारे देश में गरीबी आएगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इंक्रीज द इन्फ्लेशन, महंगाई कब, अगर महंगाई आती है तो भी गरीबी जैसी दंश या गरीबी जैसी समस्या हमें झेलनी पड़ जाती है। अगर हमारी इकोनॉमी में लगातार वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है और हमारी जो मुद्रा की कीमत उसमें गिरावट दर्ज होती है, तो निश्चित रूप से हमारा देश गरीबी की दिशा में अग्रसर होगा। तो हमें महंगाई को भी नियंत्रित करना है। हमारे देश की जिसे महंगाई नियंत्रित करने का काम जो होता है, केंद्र सरकार ने आरबीआई को सौंप रखा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विभिन्न प्रकार के प्रयास करता है महंगाई को नियंत्रित करने के लिए। इसके लिए स्पेशली हमने बताया था कि एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मौद्रिक नीति, जिसको अपनाया जाता है। तो देखिए, महंगाई अगर नियंत्रित रहेगी तो हमारा देश एक संतुलित अवस्था में आगे की ओर अग्रसर होगा। अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उसकी वजह से लोगों की सेविंग्स क्या होती, कम हो जाती, जिसके कारण कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता, जिससे हमारे देश में गरीबी जैसी समस्या आ जाती है। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर इनकम आपकी बढ़ेगी तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसी सेविंग को आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, और इसी इन्वेस्टमेंट का नतीजा होता है कि आप अपने इनकम बढ़ने के साथ साथ कई लोगों को और रोजगार दे सकते हैं। तो देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी तो आपकी इनकम तो है ठीक, अगर बैलेंस कंडीशन में बढ़ रही है, लेकिन सेविंग्स क्या होगी, आपकी घटना प्रारंभ हो जाएगी। सेविंग कम होगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कैपिटल डिफिशियंसी, पूंजीक्षरण की बात करें, कैपिटल डिफिशियंसी, देखिए ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आप चाहते हैं, आपके देश की सरकार चाहती है कि देश गरीबी की कंडीशंस में ना आए, तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि एक अच्छा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार करना, एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम तैयार करना, जिसके माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति कभी भी व्यवसाय करना चाहता है तो आसानी से उसको वित्त प्राप्त हो सके, आसानी से उसे फाइनेंस मिल सके। और अगर उसे वित्त आसानी से प्राप्त होगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो निश्चित रूप से लोगों के लिए रोजगार के सुअवसर बनेंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी और हमारा देश गरीबी की चपेट में नहीं आएगा। लेकिन अगर कैपिटल से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, पूंजी से संबंधित कोई समस्या है, तो निश्चित रूप से फिर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा या वित्त की समस्या आ रही, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे नहीं, तो जो व्यवसाय चल भी रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और व्यवसाय बंद होने के बाद कई ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होंगे, बेरोजगार होंगे, और बेरोजगारी के कारण क्या होगी, उनकी इनकम समाप्त हो जाएगी और देश गरीबी की चपेट में आ सकता है। तो देखिए, कैपिटल की जो समस्या है वो भी गरीबी के पीछे क्या होती है, जिम्मेदार होती है, गरीबी आने के पीछे जिम्मेदार होती है। कैपिटल डिफिशियंसी के बाद बात करते हैं लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लेक ऑफ देखिए, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, आधारभूत संरचनाओं का अभाव। देखिए, आधारभूत संरचनाओं के अभाव से तात्पर्य क्या है, आधारभूत संरचनाओं के अभाव से तात्पर्य उन सभी संसाधनों से है या उन सभी समस्याओं से है जो एक व्यवसाय के लिए बाधा बनते हैं। अगर हम संसाधनों के विषय में बात करें तो किसी भी व्यवसाय के लगाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं कि उस पर्टिकुलर रीजन में अच्छी सड़कें होनी चाहिए, पक्की सड़कें होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की बढ़िया सुविधा होनी चाहिए, वहां पे ब्रिज होनी चाहिए, बांध होनी चाहिए, किसी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित कोई समस्या ना उत्पन्न हो, वहां पे प्रॉपर जल की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी एक इंडस्ट्री या जो भी एक फैक्ट्री या बिजनेस के लिए आवश्यक चीजें होती वो वहां पे पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अगर ये सारी सुविधाएं हैं, इन्हीं सुविधाओं को हम क्या बोलते हैं, आधारभूत संरचनाएं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी है तो निश्चित रूप से वहां पे आसानी से व्यवसाय लगाए जा सकते हैं।
वहां पे ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय लगाए जाएंगे। लेकिन जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होता, जिस भी हम चाहे फॉर एग्जाम्पल अपने कोई भी अपने देश की कोई किसी भी स्टेट को देख लेते हैं, जो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बेहतर है वहां पे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लगाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप में आप गुजरात को ले लीजिए, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अदर स्टेट्स की अपेक्षा क्या है, बहुत अच्छी है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में, तो वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या है, अच्छी है, जिसके कारण वहां पे ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था क्या हुई, स्टैब्लिश हुए। वहीं पर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी के मामले में बहुत ही पीछे, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं सही है, जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में काफी पीछे खड़ा है। तो लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी पॉवर्टी का कहीं ना कहीं क्या होता है, कारण बनता है। लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भी कहीं ना कहीं क्या होती है, गरीबी आती है। लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बात करें अगर हम एग्रीकल्चर हो गया, आपका पॉपुलेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, एफिशिएंसी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लेक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, लेक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। देखिए तकनीकी शिक्षा का जो अभाव है ये भी गरीबी के पीछे क्या है, कहीं ना कहीं क्या होता है, एक कारण बनता है। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसके तुरंत शिक्षा ग्रहण करने के तुरंत बाद हमें क्या हो, कहीं ना कहीं रोजगार प्राप्त हो, या हम यूं भी कह सकते हैं कि रोजगार सृजन करने वाली क्या होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित किया जा सके। अगर देखिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था होती है, तकनीकी शिक्षा आसानी से प्राप्त हो सकती है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, कहीं ना कहीं देश में एक अच्छे व्यवसायिक वातावरण बनेगी, और व्यवसायिक वातावरण अगर बनेगा तो व्यवसाय के सुअवसर भी मिलेंगे लोगों को, और व्यवसायिक सुअवसर मिलने के बाद निश्चित रूप से क्या होगा, हमारे देश में गरीबी की जो स्थिति है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, तकनीकी शिक्षा नहीं है, तो फिर जो ट्रेडिशनल एजुकेशन होता है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम की बात करें, इसके बाद कहीं ना कहीं हमें प्रिपरेशन करनी होती है। आप सभी लोग जानते हैं इसके बाद कुछ नहीं होने वाला आपको कहीं ना कहीं अलग से मैथ, रीजनिंग या कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जीएस की बात करें, इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, तब जाके आपको किसी भी पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर बैंक की बात करें या किसी अन्य सेक्टर की बात करें तो वहां पे आपको जॉब मिलती है। टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो जैसे आपके पॉलिटेक्निक की बात करें, आपके बीटेक की बात करें या एमबीए की बात करें, ऐसे जो एजुकेशन सिस्टम है इनके करने के तुरंत बाद भले ही आपको कम पेमेंट मिले लेकिन आपको तुरंत रोजगार प्राप्त हो जाता है। आपको रोजगार के लिए भटकना नहीं होता टेक्निकल एजुकेशन के बाद सामान्यतः। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि आपके मन मुताबिक सैलरी नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो लेक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भी कहीं ना कहीं गरीबी के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। तो ऐसे हमने कुछ कॉजेज आपको बताए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज के विषय में बताया। अब इसके अगर रेमेडीज की हम बात करें, उपाय की बात करें, तो जैसा हमने बताया कि जो कॉजेज है इन्हीं कॉजेज को अगर हम समाप्त कर दें तो ये हमारी रेमेडीज में कन्वर्ट हो जाती है। और सरकार ने भी कई तरीके की प्लानिंग पॉलिसीज चलाई हैं, जैसे अगर हम बात करें अंत्योदय कार्ड है जिसके थ्रू गरीबों को क्या मिलता है, फ्री राशन दिया जाता है। अभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, जैसे मिड डे मील की बात करें, गरीब बच्चों को भोजन के लिए व्यवस्था कराई गई है। गरीब बच्चों को क्या पौष्टिक आहार नहीं मिल पाते, उसके लिए सरकार ने मिड डे मील योजना चलाई हुई है, गरीबों की कहीं ना कहीं हित को ध्यान में रखते हुए। इसके साथ साथ मनरेगा की बात करें, मनरेगा के तहत तमाम मजदूरों को क्या मिलता है, रोजगार प्राप्त हो जाता है आसानी से, ताकि उनकी इनकम क्या कर दी जाए, बढ़ाई जा सके। ऐसे तमाम भारत सरकार की प्लानिंग पॉलिसी चल रही है। भारत सरकार इस दिशा में काफी काम, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हर एक पर्टिकुलर ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम किया। जैसे अगर सड़क निर्माण का काम सरकार करा रही है
तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उससे किसी न किसी को रोजगार डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा। सड़क योजना के साथ साथ जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसे भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं गरीबों को ध्यान में रखते हुए या गरीबी को ध्यान में रखते हुए चल रही है, ताकि जो डिस्पैरिटी है, जो इनइक्वालिटी है इनकम और वेल्थ के बीच में, उसको कम किया जा सके और जो गरीबी की स्थिति है उसको धीरे धीरे करके समाप्त किया जा सके। तो रेमेडीज की अगर हम बात करें, रेमेडीज आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे पूछता है, तो जैसे यहाँ पे बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर है कि कृषि का पिछड़ापन, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। अगर कृषि क्षेत्र के ग्रोथ पे ध्यान दिया जाए, विकास पे ध्यान दिया जाए, तो गरीबी को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। इंक्रीज द पॉपुलेशन के स्थान पर रेमेडीज में हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल द पॉपुलेशन। इंक्रीज द इन्फ्लेशन की बात करें तो कंट्रोल द इन्फ्लेशन। कैपिटल एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटर फाइनेंशियल सिस्टम। एक अच्छी अगर वित्तीय प्रणाली हो तो आसानी से वित्त की सहायता मिलेगी, जिससे गरीबी दूर हो सकती है। लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की बात कर ले कि आपके रेमेडीज में काउंट हो जाएगा। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, एक अच्छी आधारभूत संरचना होनी चाहिए ताकि हम गरीबी को क्या कर सकें, अपने देश में कम कर सकें। साथ ही साथ अगर हम बात करें लेक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की, तो यहाँ पे लिख देंगे ग्रोथ ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तकनीकी शिक्षा का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं हम अपने यहाँ जो गरीबी की स्थिति है उसको समाप्त कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आज हम आपको गरीबी के विषय में बताएं कि गरीबी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसके कारण क्या है और उसके निवारण क्या है। अगर साथ ही साथ हम इफेक्ट्स की बात करें तो इफेक्ट संभवतः आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति गरीब होता है तो अपने, जैसे हमने मीनिंग में बताया कि व्यक्ति वही गरीब होता है जो अपने मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति नहीं कर पाता, जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता। तो जिस व्यक्ति को रोटी के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे तो कहीं ना कहीं वो हथियार उठाने के लिए बेबस होता है, जिससे समाज में क्या होता है, क्राइम बढ़ता है। इसके इफेक्ट, जैसे हमने आतंकवाद की बात की थी, नक्सलवाद की बात की थी, इन सब का जन्म किसके कारण होता है, गरीबी के ही कारण होता है। तो बहुत सारे नकारात्मक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं गरीबी के पड़ते हैं और इसी के कारण समाज में अराजकता का माहौल बनता है। तो इन सब सिचुएशंस को, इन सब परिस्थितियों को रोकने के लिए प्रयास में क्या करना है, या हमारी सरकार को क्या करना चाहिए, गरीबी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उसके रेमेडीज के बारे में भी हमने आपको बताया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।